हेलो व्यूअर्स, आईआरसीसी की तरफ से एक शॉकिंग अपडेट आ गई है। नंबर ऑफ वर्कर्स को कम करने जा रही है। द जॉब कट इज गोइंग टू बी 3300, मीन्स 3300 वर्कर्स कम होने जा रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों के ऊपर, हेडक्वार्टर में, ऑल एग्जेक्टिव लेवल्स में इसकी इंफॉर्मेशन मीडिया सोर्सेज के द्वारा आ गई है। क्यों करने जा रही है आईआरसीसी ऐसा? किस तरीके से कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स आपको ये इम्पैक्ट हो सकता है, और इस पॉलिसी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है वहाँ की लोकल बॉडीज़ की? आज के वीडियो में सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर कीजिए। मीडिया सोर्सेज के द्वारा इंफॉर्मेशन तो आ गई, 3300 वर्कर्स का नंबर कम होने जा रहा है। इसमें जो टेम्पररी वर्कर्स हैं उनको 80% इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, 20% पड़ेगा जो परमानेंट वर्कर्स हैं। मतलब कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं हुआ, सब पे असर हो रहा है, चाहे किसी पे ज़्यादा हो किसी पे थोड़ा। जो कनाडा में वर्कर्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट रहेगा, जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइस, कर क्यों रही है आईआरसीसीएस? इसके लिए जानते हैं। जब कोविड का टाइम था, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ गई, ट्रूडो गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ा दिए, आईआरसीसी में काम करने वाले लोग बढ़ गए। अब लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में जब ये इमिग्रेशन प्लान इनका सामने आया, जिसमें इस बार उन्होंने टीआर मतलब टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स को भी ऐड ऑन कर दिया, और पीआर वालों की भी बात की, और नंबर कम करने की बात की, माइग्रेंट्स का नंबर कम करने की बात हुई है। इस चीज़ को लेके आईआरसीसी अपने वर्कर्स का नंबर कम कर रही है, और क्रेडिट जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि जो माइग्रेशन है वहाँ पर कहीं ना कहीं हाउसिंग क्राइसिस को लेके आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन बढ़ रहा है, सोशल सिक्योरिटी, वो पब्लिक सर्विसेज वहाँ की जो है उस पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इसी कारण उन्होंने इमिग्रेशन जो है वो उसको कम कर दिया। साथ में उन्होंने जो आईआरसीसी को फंड देने होते हैं ना, उसको भी कम कर दिया। तो ये दोनों शॉर्टेज हुई हैं, इसी कारण आईआरसीसी भी इस चीज़ को लेके ये स्टेप लेने जा रहा है। अब बात करते हैं माइग्रेंट्स कैसे ये आपके प्रोफाइल को इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम, जो हॉट टॉपिक है आज के टाइम का, जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग रहता है फॉर वीज़ा एप्लीकेंट्स, चाहे उनका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में हो या अगर पीपीआर आ जाती है तो स्टैंपिंग का प्रोसेस हो। एवरी टाइम जो कंसर्न रहते हैं एप्लीकेंट्स और क्वेश्चंस करते रहते हैं यूट्यूब पे। तो हम लोग भी पहले जब हमने देखा नवंबर में जो 3 to 4 वीक्स का टाइम लग रहा था ना, इस टाइम पे 5 to 6 वीक्स का टाइम हो गया हुआ है पासपोर्ट स्टैंपिंग का ही। वीज़ा के सीज़न आने में भी टाइम लग रहा है। आप चाहे वर्क परमिट की बात कर लो, 19 वीक्स हैं। इंडिया से अगर हमने स्टडी परमिट अप्लाई किया है तो उसको भी 14 वीक्स का टाइम लग रहा है। सो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता ही जा रहा है। अगर आईआरसीसी के वर्कर्स कम होते हैं तो ये और ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है, प्रोसेसिंग टाइम और ज़्यादा लग सकता है। नॉन एसडीएस ऑलरेडी हो गया है स्टूडेंट्स के केस में। इसी कारण कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि इस पॉलिसी को होल्ड कर दिया जाए जब तक अगली पार्लियामेंट का सेशन रिज्यूम नहीं होता। इसके अलावा दो अदर बॉडीज़ भी हैं, जैसे पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा, कनाडा एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन यूनियन, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होएगा। बैकलॉग की बात करें तो 10,65,000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी बैकलॉग में हैं, एज पर द डेटा गिवन बाय आईआरसीसी ऑन 30th नवंबर 2024 तक का है। ऑन एन एवरेज 12 लाख से ज़्यादा है जो ऑन टाइम प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन 10,65,000 एप्लीकेशंस हैं जो डिले में है, जिन बैकलॉग में है, तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बैकलॉग में है। तो इससे बैकलॉग में जाने के चांसेस और हो जाएंगे। दूसरा, फैमिली रीयूनिफिकेशन एक मेजर कॉन्सेप्ट रहता है, कैनेडियन इमिग्रेशन का चार्म रहता है, उसका प्रोसेस भी लेट होएगा, फैमिली सेपरेट रहेंगी, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस, कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहेगी। इसी के साथ बिजनेसेस भी सफ़र करेंगे। बिजनेस कैसे सफ़र करेंगे? एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एग्रीकल्चर का सीजन है, वर्कर्स की ज़रूरत है, हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो उस केस में अगर उनको वर्कर्स नहीं मिलेंगे, डिले हो गया वीज़ा के सीजन में, फॉरेन लेबर नहीं आ पाई, तो ऑब्वियसली सीजन चला गया, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी लॉस होएगा। इसी तरीके से स्किल्ड माइग्रेंट्स की बात करें, हेल्थ केयर वर्कर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत है वहाँ पे, लेकिन अगर वीज़ा ऑन टाइम नहीं आएगा तो हेल्थ केयर वर्कर्स भी ऑन टाइम जाके वहाँ पे सर्व नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम रहेगी, बिजनेस सफ़र करेगा, इकोनॉमी सफ़र करेगी, कम्युनिटी सफ़र करेगी कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आएंगी। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया है ऑलरेडी,
और नहीं चाहते लोग कि आईआरसीसी ऐसा स्टेप ले। पहले ऑब्वियसली बात भी ठीक है, मुझे लगता है कि पहले बैकलॉग खत्म करें, जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करें, सो उसके अकॉर्डिंग फिर जाके स्टेप लें। लेकिन जब तक इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस बैकलॉग में है, अभी से वो कम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो डेफिनेटली माइग्रेंट्स को इफेक्ट तो पड़ेगा। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये टर्निंग पॉइंट रहेगा कनाडा के इमिग्रेशन में? क्या आपको लगता है ये सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस को या और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा? और आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्या कंसर्न है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और करती भी रहूँगी कि आपको आईआरसीसी की तरफ से जो भी अपडेट्स आती हैं ऑन टाइम आपको मिलती रहे। सो गाइस, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। मेरा अगला वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़रूर होएगा जो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनिटली स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।